हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। अपनी करंट अफेयर सीरीज चल रही है इस चैनल पे। आज अपन ये 5 टॉपिक्स कवर करेंगे। ये सीरीज ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज ब्रिज का काम करेगी आपके मार्क्स में और प्रीलिम्स की कट ऑफ में। जो 2-4 नंबर 5-6 नंबर से रह जाते हैं ना प्रीलिम्स, तो ये सीरीज आपको बूस्ट करेगी आपकी प्रिपरेशन को। फिर आपके मार्क्स में भी वो डिफरेंस दिखेगा और आप प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर करके मेंस लिख पाएंगे, अपना फाइनल सिलेक्शन की तरफ जा पाएंगे। तो ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस बिल्कुल ना करें, हर एक पार्ट देखें। आज का पहला टॉपिक है उमलिंगला पास। देखो, उमलिंगला पास ना लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। उमलिंगला पास ना एलएसी के बहुत पास पड़ता है, चाइना के पास पड़ता है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। मतलब दुनिया में सबसे हाइट पे, सबसे ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे यही रोड है जहां आप अपनी बाइक और कार लेके जा सकते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है प्रोजेक्ट हिमंग के तहत। ये अपनी सप्लाई चेन, अपनी कनेक्टिविटी एलएसी की तरफ बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। ऐसे बाइक लेके जाते हैं, मजे करते हैं लोग, मेरे को भी जानना है। ठीक है, ऐसे बहुत अच्छी जगह है ये। उमलिंगला पास ना लद्दाख में है, ईस्टर्न लद्दाख में। जो पहाड़ियां हैं ना इस पास में, देखो उमलिंग ला, ला का मतलब ही पास होता है वहां की लैंग्वेज में। तो उमलिंग ला पास जो है ना, वो किन पहाड़ियों पे है? मतलब पास तो यही होता है कि दो पहाड़ियों के बीच में से रास्ता जा रहा है, उसे ही दर्रा पास कहते हैं। तो उमलिंग ला पास लद्दाख रेंज में पड़ता है, लद्दाख में ही है और लद्दाख रेंज में पड़ता है। सवाल आ सकता है क्या जस्कर रेंज में पड़ता है? कंफ्यूज करने को काराकोरम में पड़ता है? नहीं, उमलिंगला पास लद्दाख रेंज में पड़ता है, लद्दाख में ही पड़ता है। इंडस रिवर के पास पड़ता है। एक डेमचोक करके इलाका है, ठीक है, डेमचोक करके इलाका है। आपने इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैशेस में सुना होगा डेमचोक इलाका, ठीक है, वहीं के आसपास है ये 19,024 फीट हाई है सी लेवल से। क्या हाइट है इसकी? 19,024 फीट अबव द सी लेवल। ये ईस्टर्न लद्दाख में देखा जाता है। एक बार रीड कर लेते हैं। उमलिंग ला पास लोकेटेड एट 19,024 फीट in the eastern Ladakh along the Ladakh range between Koyol Lungpa and Indus River near Demchok। इतना डिटेल में नहीं जाना, बस ये याद रख लो ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख रेंज में पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी पूछते हैं पास में। इट इज ऑल्सो रिनाउंड फॉर बीइंग द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाईएस्ट मोटरेबल रोड है उमलिंगला पास, बाइकर्स को तो पता ही होगा। कंस्ट्रक्टेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्रोजेक्ट हिमंक। देखो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 2015 से पहले थोड़ा ऐसा डामाडोल सी ऑर्गेनाइजेशन थी। मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे वगैरह में आती थी, पर कंट्रोल डिफेंस के पास था, ऐसा कुछ था। मतलब रोड एंड ट्रांसपोर्ट में आती थी, ऐसा कुछ कुछ था। पर 2015 के बाद से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली चली गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर अंडर, याद रखना। कंस्ट्रक्टेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्रोजेक्ट हिमंक। हिमंक करके प्रोजेक्ट है, उसके अंडर है ये। जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत पास है। चाइना वाली जो आता है ना, चाइना के बहुत पास है ये। देखो, एक होता है एलएसी, एक होता है एलओसी। एलओसी होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी चाइना के साथ होती है, एलओसी पाकिस्तान के साथ होती है। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, प्रोजेक्ट हिमंग के तहत पास बना है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, देख लो सब कुछ जरूरी है। फिर आता है गोल्डन लंगूर। देखो, ये लंगूर है, लंगूर ही है ना, ये गोल्डन रंग का है इसलिए इसे गोल्डन लंगूर कहते हैं। ये गोल्डन लंगूर ना साल भर गोल्डन नहीं रहता। गर्मियों में तो ये क्रीम कलर का रहता है और सर्दियों में ये गोल्डन कलर का हो जाता है। ठीक है, गोल्डन लंगूर सदाबहार गोल्डन कलर का नहीं रहता। गर्मियों में ये क्रीम कलर का हो जाता होता है और सर्दियों में ये गोल्डन हो जाता है, इसलिए इसका नाम है गोल्डन लंगूर। ये जैसे लंगूर है तो ये पेड़ों पे ही रहना पसंद करते हैं, ये आर्बोरियल हैं। जैसे बंदर झुंड में रहते हैं, वैसे ही ये गोल्डन लंगूर भी झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। ये इनको गी गोल्डन लंगूर भी कहा जाता है, गोल्डन लीफ
मंकी भी कहा जाता है, ये ना आसाम में ही मिलते हैं इंडिया में। तो ये वेस्टर्न आसाम में मिलते हैं और थोड़ा बहुत भूटान में मिलते हैं, जहाँ पे वेस्टर्न आसाम और भूटान की बॉर्डर होती है, उस रीजन में ही ये रहते हैं। वेस्टर्न आसाम में रहते हैं और सदर्न भूटान में रहते हैं। ब्लैक माउंटेन रेंज है एक भूटान की, ये वहां भी रहते हैं। तो इससे आपको ये भी याद रखना है कि ब्लैक माउंटेन्स कहाँ पर हैं। ब्लैक माउंटेन्स भूटान में हैं। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं इसके बारे में। देखो इसकी खासियत क्या होती है, इसका पेट थोड़ा अलग टाइप का भी होता है, अभी आगे पढ़ेंगे। गोल्डन लंगूर, इसका अदर नेम है घी गोल्डन लंगूर, गोल्डन लीफ मंकी, found in small region of western Assam in India and in the neighboring foothills of the Black Mountains of Bhutan. It is endemic to western Assam and southern Bhutan. Coat color varies seasonally, becoming cream colored in summer and dark golden in winter. They are diurnal and arboreal in nature and live in troops. देखो arboreal का मतलब होता है पेड़ों पे रहने वाले, डायurnal का मतलब होता है दिन में एक्टिव रहने वाले। देखो बंदर तो हर्बीवोर्स ही होते हैं ज्यादातर, थोड़े बहुत मतलब ओमनिवोर भी मान लेते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं। पर देखो ये जो हर्बीवोर जानवर होते हैं ना, ये दिन में ही एक्टिव रहते हैं, बंदर वगैरह दिन में ही एक्टिव रहते हैं। ठीक है, गर्मियों में तो ये थोड़े क्रीमिश कलर के हो जाते हैं, पर सर्दियों में ये एकदम गोल्डन कलर के हो जाते हैं, जैसे फोटो में दिख रहे हैं। ये बिलोंग करते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, जिन्हें कोलोबाइंस कहा जाता है। देखो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं, उन्हें कोलोबाइंस कहा जाता है, ये उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कोलोबाइंस क्या होते हैं, लीफ ईटिंग प्रीमेट्स होते हैं, हैविंग अ रूमिनेंट लाइक मल्टी चैम्बर्ड स्टमक। जैसे गाय होती है ना, गाय रूमिनेंट होती है, भैंस रूमिनेंट होते हैं, जो जुगाली करते हैं ना जानवर, वो रूमिनेंट होते हैं, उनका स्टमक भी मल्टी चैम्बर्ड होता है। तो ये जो लीफ ईटिंग प्रीमेट्स होते हैं ना, कोलोबाइंस होते हैं, इनका स्टमक भी रूमिनेंट की तरह मल्टी चैम्बर्ड होता है, पत्ती वत्ती को पचाने के लिए। ठीक है, ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से बिलोंग करते हैं, जिन्हें कोलोबाइंस कहा जाता था। कोलोबाइंस लीफ ईटिंग प्रीमेट्स होते हैं, जिनका स्टमक मल्टी चैम्बर्ड होता है रूमिनेंट्स की तरह। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तो ये शेड्यूल 1 में आते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दी गई है, साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में आते हैं। ठीक है, इनके थ्रेट्स क्या हैं, इनको खतरे क्या क्या हैं। सबसे बड़ा खतरा तो हंटिंग है कि भाई शिकार हो जाए इनका। दूसरा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कि इनकी हैबिटेट ही नष्ट हो जाए, चाहे वो स्टोन क्वेरिंग की वजह से हो कि पहाड़ तोड़ के पत्थर निकाल रहे हैं, टिम्बर कलेक्शन वुड लॉगिंग हो रही है कि पेड़ काटे जा रहे हैं, प्लांटेशन बनाए जा रहे हैं, ये सब इनके लिए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कॉसेस हैं, ये इनके थ्रेट्स हैं। और इनमें एक अलग सा थ्रेट भी है। देखो वेस्टर्न आसाम में एक बामुनी हिल्स है, वहां पे आर्टिलरी फायरिंग रेंज है। क्या है, आर्टिलरी फायरिंग रेंज है इंडियन आर्मी की बामुनी हिल्स में। वहां पे बहुत ज्यादा ठा 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 फायरिंग होती है, आर्टिलरी की तोप के गोले चलते हैं, तो उससे भी इनको थ्रेट है। तो बामुनी हिल्स कहाँ है, वेस्टर्न आसाम में। ब्लैक माउंटेन कहाँ है, भूटान में। ये सब भी याद रखना है। कोलोबाइंस क्या होते हैं, इनका गर्मियों में कलर क्या होता है, सर्दियों में क्या कलर हो जाता है, क्या इनका स्टमक मल्टी चैम्बर्ड होता है इन बंदरों का, क्या ये रूमिनेंट लाइक स्टमक होता है इनका। ठीक है, क्या ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से बिलोंग करते हैं। ऐसे ना स्टेटमेंट पढ़ो, फिर उसमें जो जो मेन चीज है उसे वापस रीड करो, तब याद हो जाएगा सब कुछ। फिर टॉपिक आता है उद्गम पोर्टल। देखो उद्गम पोर्टल पे ना शायद सवाल भी आया है, यूपीएससी में ही आया है 2024 में शायद, या फिर किसी स्टेट पीसीएस में आया था शायद, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पेपर में, आरएस आरपीएससी में आया था सवाल। मैंने वो पेपर दिया था इसलिए मेरे को याद है। उद्गम पोर्टल, ये आरबीआई द्वारा बनाया गया पोर्टल है। देखो काफी सारे केसेस में ऐसा होता है ना कि किसी सीनियर सिटीजन थे या कोई इंसान था, उसका एक बैंक अकाउंट था, बैंक अकाउंट उसकी डेथ हो गई या फिर मिसप्लेस हो गया उसका आईडी, मतलब पासवर्ड वगैरह मिस हो गया उस बैंक अकाउंट का, या वो बैंक अकाउंट भूल गया, या कुछ भी हो सकता है, वैसे तो कोई भूलता नहीं है। पर मान लो किसी की डेथ हो गई, तो उसके घर वालों को क्या पता कि उसका बैंक अकाउंट है वो इन ऑपरेटिव बैंक अकाउंट है, बहुत टाइम से कुछ हुआ ही नहीं उसमें, लोग एफडी करा देते हैं, फिर एफडी जब तक मैच्योर हुई उनकी डेथ हो गई। या किसी का बिजनेस है, उसका करंट अकाउंट है, मतलब सब में नॉमिनी तो है, पर घर वालों को पता ही नहीं कि उनके कितने अकाउंट है, या किस अकाउंट में कितना पैसा है, अलग अलग बैंकों में अकाउंट है। तो ऐसे सिचुएशन में आरबीआई एक पोर्टल लाया है जिसका नाम है उद्गम। ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स जो है ना,
कि मतलब 20 साल से खाता चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसे मामलों में आप आरबीआई के इस पोर्टल पे जा सकते हैं, उस इंसान की सारी डिटेल्स डालें, फिर आरबीआई बता देगा किस किस बैंक खाते में आपके वो हैं। अनक्लेम डिपॉजिट्स वो होते हैं जो काफी टाइम से इस्तेमाल नहीं करे गए, वो बैंक खाते 10 साल हो गए, या कोई एफडी मैच्योर हुए 10 साल हो गए और किसी ने उस पर कुछ क्लेम ही नहीं करा, मतलब कुछ यूज ही नहीं करा, उसको बोलते हैं अनक्लेम डिपॉजिट्स। तो काफी सारे अनक्लेम डिपॉजिट्स थे इस देश में, तो वो जिनका पैसा है उन तक पहुंचाया जाए या उनके नॉमिनीज तक पहुंचाया जाए, इसके लिए आरबीआई ये पोर्टल लाई, जिस पोर्टल का नाम है उद्गम पोर्टल। उद्गम, देखो नाम भी कितना अच्छा लिखा है, अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, सवाल शायद यही आया था कि उद्गम पोर्टल किसका है, उद्गम पोर्टल आरबीआई का है। क्या याद रखोगे, उद्गम पोर्टल आरबीआई का है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट विल एनेबल बैंक कस्टमर्स टू फाइंड देयर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स इन वन प्लेस। सवाल अब देखो किसका पोर्टल है, ये तो आ चुका है। अब सवाल क्या आएगा, इसके ऑब्जेक्टिव में से आएगा, या इसके अनक्लेम डिपॉजिट्स होते क्या है इसमें से आएगा सवाल। देखो जो ऑब्जेक्टिव है इसका, इट विल एनेबल बैंक कस्टमर्स टू फाइंड देयर अनक्लेम डिपॉजिट्स अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स इन वन प्लेस। तो आ सकता है कि आपको सिर्फ एक बैंक अकाउंट का मिलेगा, मतलब एक बैंक के अकाउंट का मिलेगा, नहीं, मल्टीपल बैंक में उस इंसान के जो भी अकाउंट्स होंगे उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, उसके अनक्लेम डिपॉजिट्स आप तक एक्सेस हो पाएंगे। अनक्लेम डिपॉजिट्स होते क्या हैं, balances in saving current accounts that are not operated for 10 years or term deposits not claimed within 10 years from the date of maturity। अब अनक्लेम डिपॉजिट्स में आ सकता है कि आपकी सिर्फ सेविंग अकाउंट होगा या सिर्फ करंट अकाउंट होगा, नहीं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों अकाउंट्स को ऐड करा गया है इसमें। फिर पूछ सकते हैं कि सिर्फ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ही होगा, टर्म डिपॉजिट्स नहीं होंगे, टर्म डिपॉजिट्स भी इंक्लूडेड हैं। बैंक में आपने जो भी पैसा जमा करा है और 10 साल से आपने उससे ऑपरेट नहीं करा, वो अनक्लेम डिपॉजिट है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, 10 साल का टाइम पीरियड भी याद रखना है, 5 साल आ सकता है, 15 साल आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं घुमा के। It will promote financial inclusivity using digital advances to deliver banking services to its customers efficiently। ये तो इसकी तारीफ लिखी है। ठीक है, उद्गम पोर्टल किसका है, आरबीआई का है। उद्गम पोर्टल अनक्लेम डिपॉजिट्स के लिए है, एक ही जगह पे आपको सारे मल्टीपल बैंक्स के अकाउंट्स के अनक्लेम डिपॉजिट्स के बारे में पता चल जाएगा। अनक्लेम डिपॉजिट्स वो होते हैं जो 10 साल से ऑपरेट नहीं करेगा, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, या फिर टर्म डिपॉजिट्स भी जो क्लेम नहीं करेगा 10 साल तक मैच्योर होने के बाद, वो भी शामिल है। ये ऑब्जेक्टिव और अनक्लेम डिपॉजिट की डेफिनेशन याद रखना, इसमें से बनने का सवाल। फिर आता है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। जैसा कि इसका नाम है सिक्योरिटी, तो ये सिक्योरिटी से डील करता है। नाम में इसके कोलंबो भी आता है। कोलंबो तो श्रीलंका में है, श्रीलंका में तो मैरिटाइम सिक्योरिटी की नीड है, तो हाँ, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मैरिटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, आर्मी से नहीं, नेवी से रिलेटेड है। ये 2011 में बना था। ये एक तरीके से ट्राइलेटरल ग्रुपिंग थी। ट्राइलेटरल मतलब 3 देश थे। जी हाँ, इनिशियली कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में 3 देश थे, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। फिर धीरे धीरे कुछ ऑब्जर्वर्स बनाए गए, जैसे मॉरिशियस, बांग्लादेश को ऑब्जर्वर बनाया गया, सेशल्स को ऑब्जर्वर बनाया गया। 2022 में मॉरिशियस को इसका मेंबर बना दिया गया, 2024 में बांग्लादेश को इसका मेंबर बना दिया गया, 2025 में सेशल्स को इसका मेंबर बना दिया गया। ठीक है, इनिशियली तो इसमें 3 मेंबर थे, इसलिए इसको ट्राइलेटरल मैरिटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग कहा जाता था। ये 2011 में बना था। इनिशियली 3 देश थे, कौन थे वो, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। अब इसमें 6 देश हैं, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स के साथ नए ऐड हुए हैं मॉरिशियस, बांग्लादेश और सेशल्स। अब इसमें 6 देश हैं और एक गेस्ट स्टेट है। गेस्ट स्टेट का नाम है मलेशिया। ऑब्जर्वर नहीं है मलेशिया, गेस्ट स्टेट है। ये भी एक कैच है, यूपीएससी इसमें से भी सवाल बना सकता है। ठीक है, अब आपको देखना है कि मॉरिशस और सेशल्स कहां पर हैं। ठीक है, ये मैप में देखना है, आपका होमवर्क है। द कॉन्क्लेव अंडरलाइंस रीजनल कॉपरेशन एंड शेयर्ड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स कंसर्निंग ऑल लिटोरल नेशंस ऑफ द इंडियन ओशन रीजन्स। देखो ये इसका एम, इसका ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, रीजनल कॉपरेशन बढ़ाना है। देखो नाम ही है सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, तो रीजनल कोऑपरेशन ही बढ़ाना है।
शेयर्ड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि मतलब अपने को साथ में सिक्योरिटी देखनी है, पायरेसी वगैरह रोकनी है। लिटोरल नेशंस जो है इंडियन ओशन रीजन के, देखो 6 तो यहाँ पे आ ही गए, और भी जो छोटे हैं उनसे भी समन्वय बनाकर रखेंगे। इसका एम क्या है? देखो सवाल एम से भी बनता है। इट एम्स टू मेक मैरिटाइम सिक्योरिटी, मैरिटाइम पॉल्यूशन एंड मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू प्रायोरिटीज फॉर द रीजन। देखो मैरिटाइम सिक्योरिटी रखनी है इस रीजन में, मैरिटाइम पॉल्यूशन भी रोकना है, ठीक है, एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स वगैरह अपन ने पढ़ा था, उससे भी रिलेटेड है। फिर मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू प्रायोरिटीज की तूफान आ गया, मछुआरे खो जाते हैं तूफान वगैरह में, तो उनका सर्च एंड रेस्क्यू भी करना है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो सर्च एंड रेस्क्यू भी करना है। तो यही है, क्या है, मैरिटाइम सिक्योरिटी, मैरिटाइम पॉल्यूशन रोकना और मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू। इसका नाम में ही कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, तो इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? कोलंबो में है, परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, ठीक है। तो क्या क्या सवाल बन सकते हैं इसमें से? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या है? मैरिटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, ट्राइलेटरल अब नहीं है, ये 2011 में जब बना था जब भी ट्राइलेटरल था, अभी तो ये सिर्फ मैरिटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग है। इनिशियल मेंबर इसके 3 थे, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। अब इसमें 3 नए मेंबर्स ऐड हो गए हैं, मॉरिशस, बांग्लादेश, सेशल्स। अब इसके टोटल मेंबर हैं 6। इसका एक गेस्ट स्टेट भी आया था, वो है मलेशिया। इसका है कि रीजनल कॉपरेशन बढ़ाना है, शेयर सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं लिटोरल नेशंस में, इंडियन ओशन रीजन के। इसका एम है मैरिटाइम सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करना, मैराइन पॉल्यूशन को कम करना, मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू प्रायोरिटीज को बढ़ाना इस रीजन में। इसका सेक्रेटेरिएट है कोलंबो में, ठीक है, मैरिटाइम से रिलेटेड है सब कुछ। आज का आखिरी टॉपिक है अपतानी फ्रॉग। ये एक नया फ्रॉग मिला है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों को। कहाँ मिला है? तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरुणाचल प्रदेश में मिला है। ये जो फ्रॉग है ना, ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग फ्रॉग है, ये फॉरेस्ट में मिलता है फ्रॉग। इस फ्रॉग को हॉर्न फ्रॉग कहा गया है। देखो इसकी आंखों के ऊपर कुछ ऐसे सूजा सूजा सा लग रहा है ना, इसे ये हॉर्न बोल रहे हैं। सींग है, गधे के सर से सींग गायब होके मेंढक के सर पे आ गए, ठीक है। अपतानी फ्रॉग मिला है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव रिकॉर्डेड अ न्यू स्पीशीज ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग हॉर्न फ्रॉग फ्रॉम द तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश। देखो अपतानी फ्रॉग मिला है अरुणाचल प्रदेश, अपतानी फ्रॉग अरुणाचल प्रदेश, अपतानी फ्रॉग अरुणाचल प्रदेश। सीधा सवाल आ जाएगा, अपतानी फ्रॉग कहाँ मिला है? अरुणाचल प्रदेश में मिला है। ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग हॉर्न फ्रॉग है, इसके थोड़े से हॉर्न है, ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग है। ये कहाँ मिला है? तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो सवाल ये भी बन सकता है, तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? जी तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है, तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये भी एक सवाल है, 3 3 सवाल दिख रहे हैं। इस फ्रॉग का नाम अपतानी फ्रॉग क्यों है? क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिला है ना, उस उस रीजन में एक ट्राइब रहती है, उस ट्राइब का नाम है अपतानी ट्राइब, इसलिए इस फ्रॉग का नाम इस ट्राइब की रिस्पेक्ट में अपतानी फ्रॉग रख दिया गया है। अपतानी ट्राइब कहाँ रहती है? अरुणाचल प्रदेश में। सीधा सवाल आ सकता है, अपतानी ट्राइब कौन से स्टेट्स में रहती है? अरुणाचल प्रदेश में रहती है। अरुणाचल प्रदेश में इनका गांव है जीरो, इनके गांव का नाम है जीरो। देखो ये बेसिकली तो फिश और पैडी कल्चर ही करते हैं, मछली पालन करते हैं, चावल वावल उगा लेते हैं, बैम्बू से भी चीजें बना लेते हैं, केन से भी चीजें बना लेते हैं। इन अपतानी ट्राइब लैंग्वेज है तानी, तानी लैंग्वेज है इनकी। ये सन और मून की पूजा करते हैं। इनके कुछ प्रमुख त्योहार हैं ड्री और म्योको। देखो अपतानी ट्राइब है, ये जीरो विलेज अरुणाचल प्रदेश में रहती है, तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास रहती है। अपतानी ट्राइब के ऑनर में ही एक फॉरेस्ट अपतानी ट्राइब के ऑनर में ही एक फॉरेस्ट ड्वेलिंग हॉर्न फ्रॉग का नाम अपतानी फ्रॉग रखा गया है, जिसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ढूंढा था तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में। ये देखो फिश पैडी कल्चर ही करते हैं, मतलब चावल उगा लेते हैं, मछली पकड़ लेते हैं और बैम्बू से चीजें बना लेते हैं। ये अपतानी ट्राइब की लैंग्वेज है तानी लैंग्वेज। तानी लैंग्वेज कौन से स्टेट में बोली जाती है? तानी लैंग्वेज अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है, तानी लैंग्वेज अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। अपतानी ट्राइब तानी लैंग्वेज बोलती है। अपतानी ट्राइब सन एंड मून की पूजा करती है, ड्री और म्योको इनके फेस्टिवल है। अब पूछ सकते हैं ड्री और म्योको कौन सी ट्राइब के फेस्टिवल है? ड्री और म्योको अपतानी ट्राइब के फेस्टिवल है। ड्री और म्योको कौन से स्टेट के फेस्टिवल है? ड्री और म्योको अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल है, ठीक है। हर टॉपिक पे अपन ने घुमा घुमा के सवाल पूछे कि कहां से सवाल बन सकता है, कहां से सवाल बन सकता है, यहां से सवाल बन जाए, यहां से सवाल बन जाए, कहीं से भी सवाल बन जाए। अपन ने पूरा हॉलिस्टिक कवर करा है टॉपिक को। तो इन टॉपिक पे इन चीजों से बाहर तो सवाल आ ही नहीं सकता,
इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, मेरा कहना है कि आप ये सीरीज जरूर देखें। रोज अपन 5-5 टॉपिक करते हैं, अच्छे से करते हैं, यही याद करते हैं, यही रिवाइज करते हैं। तो आपका देखना इस सीरीज में 500 प्लस टॉपिक्स आपको कवर कर लेंगे, जो आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेंगे, ब्रिज का काम करेंगे आपके मार्क्स में, और यूपीएससी प्रीलिम्स के कट ऑफ में आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे, आईएएस बन पाएंगे। थैंक यू।